फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज के इस टॉपिक पर हम जानेंगे लिंग भेद विवाद पर एक निबंध, जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर के एक टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम से लिया गया है। तो आइए जानते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या विश्व की प्रतिक्रिया है, क्या हमारे देश की प्रतिक्रिया है। पहले महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये सभी टॉपिक को आज हम जानेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री शोज दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड इन एंशिएंट टाइम्स। At that time, women were not only equal to men in terms of education, but also in terms of art skills and war science। मतलब फ्रेंड हुआ कि प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा जो थी, वे सिर्फ शिक्षा से नहीं, एजुकेशन से नहीं, बल्कि आर्ट स्किल से, वार साइंस से, युद्ध विद्या से, कला कौशल से काफ़ी निपुण था। मंत्र ऑफ द वेद्स where there are many men among the rishis, there are also many women. The collection of sutras of women and says in the Vedas is an indicator of women's equality with men after the Vedic period। Vedic period के बाद women like Gorgi and Maitreyi were proficient in ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द उपनिषद पीरियड। मतलब हुआ कि वैदिक काल में पश्चात उपनिषद काल में गौरगी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां भी ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। फ्रेंड, आज हम लिंग भेद विवाद पर टॉपिक ये चर्चा करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य और जनक जैसे ब्राह्मण विदों के समान भी कई बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में प्राप्त की थी स्त्रियां। वाल्मीकि रामायण दैट वुमेन लिव्ड इन द आश्रम ऑफ द सेज एंड टूक ए हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन विथ मैन। यानी वाल्मीकि रामायण भी उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां ऋषियों के आश्रम में रहकर पुरुषों के साथ साथ उच्च कोटि की विद्या ग्रहण करती थी। स्त्रियों में अगर बात करें तो कैकेयी, अहिल्या, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन विजया लक्ष्मी पंडित सहगल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेनानी थे, ये सभी का नाम उल्लिखित है। आगे हम बात करते हैं, मनुस्मृति में भी कहा गया है, इन द मनुस्मृति इट इज़ सेड दैट वेयर द वुमेन आर वर्शिप्ड द डेटी रमन, डिस्क्राइबिंग द ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन, डॉक्टर राधाकृष्णन। यानी मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। राधाकृष्णन के शब्दों में, शताब्दियों से चली आ रही परंपराओं ने भारतीय नारी को विश्व की सर्वाधिक निस्वार्थी और सर्वाधिक आत्मत्यागी और सर्वाधिक धैर्यवान नारी बना दिया है। इस टॉपिक पर अगर बात करें, पहला टॉपिक है वुमेन एंड राइट्स थ्योरेटिकल साइड, स्त्रियों और अधिकार सैद्धांतिक पक्ष। इसमें ईश्वर की कृति के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों ही मानव श्रेणी में आते हैं। जो हमारे विश्व के अग्रणी देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को, और वे स्वतंत्र हुए थे 4 जुलाई 1776 को। उस समय वे घोषणा किए थे कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल फ्रॉम बर्थ, जन्म से सभी समान होते हैं। द गॉड हैज़ गिवन ऑल ह्यूमन बींग्स सर्टन राइट्स दैट कैन नॉट बी रिलिंक्विश्ड। मतलब सभी मनुष्यों को ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता है।
आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिया गया है, इसमें बताया गया चार्टर की प्रस्तावना में द प्रेम्बल ऑफ द चार्टर एक्सप्रेसेज बिलीफ इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन, द प्राइड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ मैन एंड द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। मतलब मानव के मौलिक अधिकार, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में भी बताया गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का बढ़ावा देना और जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव व मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना, इसको प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 13 में महासभा द्वारा ये बताया गया है कि जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 55 में चार्टर में दिया हुआ है, आर्टिकल 55 प्रोवाइड्स दैट द यूनाइटेड नेशंस ऑफ कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज और रिलीजन विल प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया है। ये अनुच्छेद 55 में वर्णित है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का अधिकार है। अब हम इसका कुछ पॉइंट आउट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को, कब 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा किया। द यूनाइटेड नेशन मेड ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। इसमें प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, एवरी पर्सन विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल ओरिजिन्स, बर्थ और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ discrimination expresses all the rights expressed in the declaration and deserved freedom। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। आगे इसका वर्णन है अनुच्छेद 3 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। अनुच्छेद 5 में है, किसी व्यक्ति को क्रूर या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसी तरह अनुच्छेद 7 में है, कानून के सामने सभी समान हैं, किसी के साथ भेदभाव के बिना कानून को सुरक्षा के अधिकार है। आगे बात करें अनुच्छेद 16(1) का, इसी तरह से अनुच्छेद 23(2) का, अनुच्छेद 26(1) का, तो आप पढ़ सकते हैं कि वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से कई अनुच्छेद हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के प्रस्ती पर आयोग, द कमीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ वुमेन। इसमें बताया गया है कि आयोग संपूर्ण विश्व में महिलाओं को समानता की दिशा में की गई प्रगति का जांच एवं राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक में, सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है। द कमीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ वुमेन। वर्तमान में आयोग के 45 सदस्य हैं। आयोग ने समस्त विश्व में महिलाओं को स्थिति के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए और मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा तैयार करने में मदद की है। अब है महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि। इसमें शासन,
विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना इत्यादि है। अब हम सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा एवं महिला अधिकार की बात करें तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिक्स राइट्स वाज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन दिसंबर 1966। इन दिसंबर 1966 में स्वीकृति दी गई और यह प्रसंविदा 23 मार्च 1976 से लागू हो गई। अनुच्छेद 2 में सभी राज्य अपने क्षेत्र में इस प्रसंविदा में स्वीकृति अधिकारों को बिना प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव अधिकारों के सम्मान करने का वचन देता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसके अनुसार प्रसंविदा में दिए गए सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पुरुष व स्त्रियों को समान अधिकार होंगे। उसी तरह से अनुच्छेद 23 में देखें तो द राइट ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ मैरिजेबल एज टू मैरी एंड फॉर्म ए फैमिली विल रिकॉग्नाइज्ड, यानी विवाह योग्य आयु के पुरुषों और स्त्रियों के विवाह करने के, कुटुंब बनाने का अधिकार को मान्यता दी गई है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष या दशक की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। फिर नारी के साथ जन्मजात जातिगत, धर्म, राष्ट्रगत भेदभाव की समाप्ति हेतु सार्थक प्रयास किया गया। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 18 दिसंबर 1979 को स्वीकृत और 3 दिसंबर 1981 से प्रभावी इस संविदा को महिला अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है, जिस पर 166 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकारों से कानून बनाने का अपेक्षा करता है। महिलाओं को वैवाहिक परिस्थिति देखे बिना सभी क्षेत्रों, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या नागरिक में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाना, ये सभी भेदभाव को पैदा करने वाले या बढ़ावा देने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए योजनाएं लागू करना, महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना, पुरुषों एवं महिलाओं में बराबरी लाने के लिए अस्थायी व अस्थायी तौर पर उपाय सुझाना, महिलाओं के सभी प्रकार के व्यापार और उनकी वेश्यावृत्ति से शोषण को समाप्त करने के लिए विधि निर्माण सभी उपयुक्त उपाय करना, ये सभी महिला अधिकारों की जागृति हेतु विश्व महिला सम्मेलन किया जाता है। पंचानवे वर्षों में विश्व स्तर पर 4 विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जो इस प्रकार है। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन हुआ था 1975 मैक्सिको में, और 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। द्वितीय हुआ था 1980 में कोपेनहेगन में, तृतीय हुआ था 1985 नैरोबी में, और चतुर्थ महिला सम्मेलन हुआ था 1995 बीजिंग में हुआ था। उसके बाद 170 से अधिक देश इसमें भाग लिया था और 885 गैर सरकारी संगठन और पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया था। 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ था यह। उसके बाद बात करेंगे हम द यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इज एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन विद इन द एम्बिट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स। विश्व मानव अधिकार की परिधि में महिलाओं के मानव अधिकार की व्यवस्थापन क्षेत्र में 4 सितंबर से 15 सितंबर 1995 तक चतुर्थ सम्मेलन हुआ था। अभी तक जो सम्मेलन हो चुका है उसका आयोजन का स्थान और वर्ष थोड़ा और प्रमुख विषय पर विचार कर लेते हैं। पहला जो विश्व सम्मेलन हुआ था महिलाओं पर वो हुआ था मैक्सिको में 1975 में। इसमें जो एजेंडा था वो था समानता, विकास तथा शांति। द्वितीय जो हुआ था वो कोपेनहेगन में 1980 में।
जिस पर टॉपिक था शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। तृतीय जो हुआ नैरोबी में 1985 में हुआ था, अग्रिमुखी रचना कौशल। चतुर्थ जो हुआ बीजिंग में 1995 महिलाओं की उन्नति में बाधक 12 चिंता के नाजुक क्षेत्रों की पहचान के क्षेत्र में। अब है महिलाओं की उन्नति में बाधक 12 चिंता के नाजुक क्षेत्रों की पहचान। इसमें जो पहचान किया गया इसकी बात हम आगे करेंगे। अगर प्रमुख विषय था शिक्षा, नियोजन तथा स्वास्थ्य जोड़े गए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें उक्त चारों विषय विश्व सम्मेलनों को महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथे सबसे महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन को उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने से पूर्व 1945-1995 के बीच के प्रयासों की चर्चा की भी अपरिहार्यता है। इसमें महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्रोन्नति हेतु 1946 में महिलाओं की परिस्थिति पर कमीशन की स्थापना की गई। महासभा द्वारा 1949 में व्यक्तियों के अवैध व्यापार पर रोक व अन्य लोगों को वेश्यावृत्ति द्वारा शोषण पर अभिसमय। तीसरा जो टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा 1951 में पुरुषों एवं महिला कर्मकारों के समान मूल्य के लिए समान वेतन। अगला जो था महासभा द्वारा 1952 में मतदान के लिए अधिकार समेत महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय। पांचवा जो पतियों के कार्यों के बावजूद अपनी राष्ट्रीयता धारित किए रहने या परिवर्तन न करने का अधिकार पर अभिसमय। 1962 में महासभा द्वारा अंगीकार किया गया विवाह हेतु सम्मति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु, विवाह के पंजीकरण और अभिसमय। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर घोषणा 1967 में हुआ। महिलाओं पर विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी 1975 द्वारा समानता और विकास एवं शांति पर भी चर्चा हुई थी। उसके बाद है 1976 में महासभा द्वारा महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र दशक के लिए स्वैच्छिक फंड, महिलाओं को उन्नति के लिए संयुक्त राष्ट्र शोध संस्था की स्थापना। फिर महासभा द्वारा 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति को स्वीकार किया जाना। फिर 80 में कोपेनहेगन में महिलाओं पर द्वितीय विश्व सम्मेलन का आयोजन करना। ये सभी कार्य हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है 1985 में नैरोबी में महिलाओं पर तृतीय विश्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2000 तक के लिए महिलाओं की उन्नति हेतु अग्रिमुखी रचना कौशल स्वीकार किया गया। ये तो हुआ। अगला पॉइंट इसमें है 1986 में विकास में महिलाओं की भूमिका पर प्रथम विश्व सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद 1991 महिलाओं को 20 स्थितियों पर विश्व की महिलाएं प्रवृत्तियां एवं सांख्यिकी का प्रकाशन हुआ। 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पर्यावरण एवं विश्व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पोषणीय विकास पर महिलाओं को प्रधान भूमिका स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है वो है महिलाओं को अस्थायी एवं बढ़ती हुई गरीबी। ये सभी जो बाधा उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है वो है महिलाओं को अस्थायी एवं बढ़ती हुई गरीबी। दूसरा है कि शिक्षा के अपर्याप्त एवं असमान अवसर। तीसरा है स्वास्थ्य को अपर्याप्त एवं असमान सुविधाएं। चौथा जो बाधा है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। और पांचवा जो है संघर्ष का महिलाओं पर प्रभाव। छठा है आर्थिक संरचना, नीतियों, उत्पाद प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की असमानता। तीसरा है शक्ति एवं निर्णय निर्माण में असमान सहभागिता। महिलाओं के प्रगति को बढ़ाने के पर्याप्त प्रतिबद्धता। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मानवाधिकार के प्रति जानकारी एवं प्रतिबद्धता का अभाव।
अगला जो पॉइंट है, समाज में महिलाओं के योगदान का मीडिया द्वारा प्रसारण में पर्याप्त महत्व देना। नेक्स्ट है, ग्रामीण संसाधनों के प्रबंधन एवं पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं को पर्याप्त मान्यता एवं सहयोग। सारांशवत ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में प्रवेश की ओर अग्रसर होने के साथ साथ विश्व मानव समाज में महिलाओं के अधिकारों को आंदोलन ने तीव्र गति प्रदान कर ली है। इसमें कुछ प्रमुख अधिनियम भी बनाए गए हैं। मेजर एक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, इसमें है स्पेशल एक्ट्स हैव आल्सो बीन अरेंज्ड टू मेक देयर प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर द realization of all rights of equality granted to women under the Constitution, such as 1956 free from prostitution, यानी 1956 में वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम बनाया गया और अभिशाप न्यायालय द्वारा अपराधियों को दंड की व्यवस्था करने और सख्ती के साथ लागू करने के लिए 1986 में संशोधित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया। उसके बाद आया अधिनियम समाज में दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, जिसको संशोधित किया गया 1986 में। इसके अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। अब विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाहों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगला है अंतर्गत, जो इसी के अंतर्गत कानून बना है वो 1976 में है, हिंदू विवाह अधिनियम। 55 में विशेष विवाह अधिनियम। 54 में संशोधित करके अब कन्या को अधिकार दिया गया कि वह बालिग होने से पहले की गई शादी को रद्द कर सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1981 में। बागान, कारखाने व खान व अन्य इसी तरह के कठिन कार्यों में समान रूप से लागू होता है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला मातृत्व काल में प्रसूति सुविधा अवकाश लेने का अधिकारी है। उन्नीस 1944 में जो अधिनियम बना था उसमें गर्भावस्था में नष्ट करने के उद्देश्य से मादा भ्रूण का पता लगाने से रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को 10 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल का कैद की प्रावधान है। अब हम व्यवहारिक पक्ष पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। व्यवहारिक पक्ष में है स्त्रियों और पुरुषों को समान मानते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से स्पष्ट किया है। इसमें भ्रूण हत्या, भारत में कन्याओं के जन्म लेने से पहले ही भ्रूण हत्या का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिससे स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। If this difference continues to increase in this way, it will give rise to sexual pollution. इससे क्या होगा? भ्रूण प्रदूषण जन्म लेगा। This practice of gender discrimination is very prevalent in India. To end this, the East India Company also made efforts, although he did not succeed in the task the same type after independence. यानी इसको समाप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रयास किए थे। अब नाउ मशीन्स लाइक अल्ट्रासाउंड हैव टेकन दिस प्रैक्टिस टू सीरियस कंडीशन। अकॉर्डिंग टू अ यूनिसेफ रिपोर्ट, द किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड फीमेल फ्यूजेज इट एक्चुअली causing imbalance in population of men and women। यानी शिशु की जो हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, ये स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में असंतुलन पैदा कर रही है। विज्ञापन की बात करें तो आज विज्ञापन का ज़माना है। अपनी वस्तु को बेचने के लिए टुडे इज़ द एज ऑफ एडवर्टाइजिंग
To sell their goods, producers want to entice the customer by giving them attractive advertisement. यानी वो ग्राहक को लुभाना चाहते हैं कुछ एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देके. वुमेन आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेकिंग attractive advertisements, and sometimes advertisements give dignity and shame to women. जो औरतों के लिए एक लज्जा बन जाती है, मर्यादा और लज्जा का विषय बन जाती है. जैसे कि एक एग्जांपल से समझें. एन एमिनेंट दिल्ली बेस्ट लेयर while filling an application in the court of the chief metropolitan magistrate describe an advertisement in an English newspaper published in the capital as defamatory and obscene in respect of women showing the summer season. मतलब एक आरोप पत्र दाखिल किया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में. उसमें लिखा गया कि जो समाचार पत्र में विज्ञापन डाला गया था वो अश्लील था, जिसमें गर्मियों का मौसम को दिखाते हुए लगभग एक निवृत्त युवक को तैयारी की अपर्याप्त पोशाक पहने एक युवती के साथ उत्तेजक रोमांटिक मुद्रा में दिखाया गया था. ये और लिखा हुआ था समर इज इन फाउंड आउट वाइट इज इन द मेस बियर. यानी पुरुष के कपड़ों के भीतर खोजो क्या है, ऐसा विज्ञापन था. तो नारी जाति के सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंचती है और एक उत्तेजना पैदा करती है जो समाज को यौन अपराधों की ओर ले जाती है. निवृत्त और आपत्तिजनक चित्रों तथा ब्लू फिल्मों की भरमार है जिनसे यौन अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है. महिलाओं में असुरक्षा की भावना प्रबल हो रही है. अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार को आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है. ये सभी घटनाएं मानव अधिकार और विशेषकर नारी अधिकारों का घोर उल्लंघन है. अब बलात्कार की बात करें तो बलात्कार की घटनाएं विश्व के प्रत्येक देश में घटती है. इंसिडेंट्स ऑफ रेप एक्यूर इन द एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मिलियंस ऑफ वुमेन आर रेपेड बाय सोल्जर्स इन बोस्निया सिविल वार. यानी बोस्निया के जो गृह युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों द्वारा लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार होता था. These helpless and victimized women give birth to illegitimate children. They are ostracized by society. यानी ये लाचार पीड़ित महिलाएं अवैध संतानों को जन्म देती है जिन्हें समाज बहिष्कृत कर देते हैं. विश्व के कुछ नेता, सम ऑर्गेनाइजेशन और कुछ समाचार पत्र इनकी दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं. देन द होल मैटर इज ब्यूड इन द एरिया अफेक्टेड बाय टेरर. जैसे कश्मीर हो गया. हाउ मेनी अनमेरिड गर्ल्स आर समटाइम्स लूटेड बाय पुलिसमैन, समटाइम्स सोल्जर्स एंड समटाइम्स बाय टेररिस्ट. atrocities against women by armed squad of the police and army are condemned, but there is no discussions about the appreciation of women in other areas of society home farms. तो इनकी जो भर्त्सना की जाती है समाज में, अन्य क्षेत्रों में, घरों में, खेतों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो हो रही है इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती है. तो एक दार्शनिक ने कहा है, A philosopher has said that a woman is a creature who has no existence of her own. मतलब कि महिला एक ऐसा प्राणी है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई घर नहीं है. यानी बचपन में वो माता पिता की दृष्टि पर निर्भर रहती है. It depends on the kindness of parents in childhood, on the compassion of the husband in poverty, युवावस्था में हस्बैंड पर, एंड ऑन द काइंडनेस ऑफ सन्स इन ओल्ड एज, और बुढ़ापा में बच्चों के दृष्टि पर निर्भर रहती है. उसके बाद है इसमें एक मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अबला जीवन
हाय देयर इज द स्टोरी ऑफ योर्स, आंचल हैज़ मिल्क एंड वाटर इन योर आइज। कहा है अवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मैथिली शरण गुप्त इनको कहा है एक लाइन में। अब हम बात करते हैं वेश्यावृत्ति की। तो धार्मिक व्यवस्थाएं भी महिलाओं के साथ न्याय नहीं करती है, उन्हें कभी कभी बेचकर वेश्यावृत्ति के लिए विवश किया जाता है। कभी देवदासी प्रथा की आड़ में उन्हें मठ मंदिरों को भेंट चढ़ाया जाता है। 1996 के आंकड़े बताते हैं कि थाईलैंड में 2 लाख, भारत में 3.5 लाख, ताइवान में 1.5 लाख, फिलीपींस में 1 लाख, वियतनाम में 40,000 और श्रीलंका में 35,000 छोटी उम्र की बालिकाएं वेश्यावृत्ति में लगी हुई है। दक्षिण एशियाई देशों में यह अमानवीय कार्य सबसे अधिक जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक करते हैं। यह स्त्री अधिकारों का सबसे घृणित कार्य है। अब हम मैरिज की बात करें तो मैरिज में आर्टिकल 62 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन में ये डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट्स दैट मैरिज शैल बी solemnized upon the complete freedom and acceptance of a couple desirous of marriage, but in the India the decision of marriage is mostly concerned with the young men and women। लेकिन भारत में क्या होता है, विवाह के निर्णय पर अधिकांश रूप से संबंधित युवक और युवतियों में से उनकी राय न लेकर घर के बड़ों या अभिभावकों का आदेश चलता है। ये हमारे देश में चलता है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ एल्डर्स एंड गार्जियंस ऑफ द हाउस गोज विदाउट टेकिंग ओपिनियन। कन्या इज टाइड टू एनी अनटच्ड लाइक ए काव, यानी गाय की तरह किसी खूंटे में बांध दिया जाता है। इफ़ ए गर्ल वांट्स टू चूज ए लाइफ पार्टनर ऑफ हर चॉइस देन ए रुक्स राइज इन द हाउस। तो अगर अपना मन से चुन भी लिया जाता है तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है। Changes are slowly coming in this situation. Dowry today, the devil of dowry, spreading its face and swelling thousands of young women and newly married people every year. दहेज की बात करें तो आज दहेज का शैतान अपना मुंह फैलाता जा रहा है। प्रतिवर्ष हजारों युवता नवविवाहित को, अगर नवविवाहित है या युवतियां हैं तो सभी को निगलता जा रहा अपने चंगुल से। अब हम बात करें उत्पीड़न की, तो उत्पीड़न ग्रामीण परिवारों में महिलाएं घर के कार्यों के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं में भी भाग लेती है। एनिमल्स हस्बेंड्री, फार्म वर्क हो या चाइल्ड रियरिंग हो, यानी पशु का पालन या खेतों में काम, संतान पालन, ये सभी पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक मात्रा में करती है। बट स्टिल दोज वर्किंग वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड, परंतु फिर भी आज श्रमजीवी महिलाओं का शोषण होता है। दे आर बीटन अप, उसको पीटा जाता है। समटाइम्स थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिज वुमेन कैन नॉट इवन टेक रिकॉर्स टू एनी लॉ और सोशल रूल एंड आर फोर्स्ड टू टॉलरेट इनजस्टिस साइलेंटली। लेकिन कोई भी नियमों को सहारा नहीं ले सकती है, चुपचाप अन्याय सहती है, इसको सहने के लिए विवश रहती है। The father does not want to spend as much money on the daughter as on the others money, यानी जितना बेटी के लिए पिता पराय धन मानकर उस पर इतना धन खर्च नहीं करता है जितना पुरुष पुत्र पर करता है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इट इज़ सेड इन द डॉटर्स माइंड दैट दिस हाउस इज नॉट हर्स। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि ये घर इसका नहीं है। इट इज़ एलायन, ये तो पराया है। शी विल हैव हर ऑन हाउस आफ्टर मैरिज, ये तो हमारा घर छोड़ के चला जाएगी शादी के बाद। मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं है। मेन डू नॉट हैव द राइट टू डिवोर्स, यानी कि मेन को ही अधिकार है डिवोर्स देने का, स्त्रियों को नहीं है। आफ्टर द तलाक द यंग वुमेन बिकम्स destitute for life because the divorce
मैन डज नॉट इवन वांट टू गिव हर एलिमनी, यानी क्योंकि तलाक देने वाला पुरुष से गुजारा भत्ता भी नहीं देना चाहता है, उसका जीवन बेसहारा हो जाता है। इन द शिया कम्युनिटी, शिया संप्रदाय में भी एक अपार्ट फ्रॉम निकाह देयर इज आल्सो ए सिस्टम ऑफ मूता। निकाह और मूता में अंतर है। निकाह जहाँ एक अस्थायी रूप है, यानी शिया संप्रदाय में ऐसा चलता है, और निकाह के अलावा जो मूता होता है उसमें निकाह जहाँ एक अस्थायी रूप है, तलाक ना हो तो जीवन साथ चलता है। वहीं मूता पाटे 2 घंटे, सप्ताह 2 सप्ताह, साल 2 साल के लिए होता है, यानी निर्धारित अवधि एट द एंड ऑफ stipulated period without the relationship of the couple tied in the formula of the muta. The divorce itself ends and the woman is forced to stumble from rate to rate when the relationship ends. यानी जब उसका टाइम पूरा जाता है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, तो वो घर से अपने आप उसका संबंध टूट जाता है। अब हम बात करें, पश्चिमी विकसित देशों में भी उत्पीड़न की कम घटना नहीं पाई जाती है। लगभग 60% महिला अपने पुरुषों द्वारा निर्दयता से पीटी जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की अपेक्षा प्रवृत्ति के कारण विश्व में आज लगभग 6 करोड़ महिलाएं जीवित नहीं है, जिन्हें आज दुनिया में जीवित रहना चाहिए था। वर्तमान में एट द प्रेजेंट देयर हैज़ बीन सम चेंज इन द सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में, स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन वुमेन एजुकेशन। स्त्रियां भी पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में नाम पैदा कर रही है। नारी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। नाउ देयर इज़ नो एरिया वेयर वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस, वेदर इट इज़ द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिससे स्त्रियां अछूती है। जैसे पॉलिटिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, वेदर इट इज़ द फील्ड ऑफ डिफेंस की बात करें या फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, या वेदर इट इज़ फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें, या वेदर द फील्ड ऑफ बिजनेस की बात करें, वेदर द फील्ड बॉर्न फील्ड ऑफ टुमारो, फैक्ट्री एरिया या फैक्ट्री एरिया की बात करें, ये सभी क्षेत्र में, खेत खलियान में, कल कारखाने में नारी आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड, इसको हम उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझाए होंगे। अगर ये वीडियो को आप लोग लाइक करें तो हमारा ये उत्साह और बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।